कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़े कमरे में 50 अलग-अलग लोग बैठे हैं। उनकी उम्र, उनकी हाइट, उनकी इनकम सब कुछ बिल्कुल अलग है। हाँ, एकदम रैंडम डेटा है वहाँ। बिल्कुल। अब अगर कोई कहे कि हमें सिर्फ एक नंबर, हाँ, सिर्फ एक नंबर से उस पूरे कमरे की कहानी बतानी है, तो कौन सी संख्या चुनी जाएगी? एक वैलिड सवाल है। मतलब क्या वो इंसान जो बिल्कुल बीच में बैठा है, या वो जिसकी हाइट कमरे में सबसे ज्यादा लोगों से मिलती जुलती है? तो आज के इस डीप डाइव में हम इन्हीं कच्चे और रैंडम डेटा में छुपी कहानियों को डिकोड करने वाले हैं। सही कहा। आज का हमारा सोर्स एक बहुत ही डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स एग्जाम मास्टर क्लास पीपीटी है। इसे खासतौर पर आरआरबी, एसएससी और ऐसी ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाया गया है। लेकिन सच कहूं तो ये स्टैटिस्टिक्स के काम करने के तरीके का एक जबरदस्त एनालिसिस है। ये बहुत ही सही पर्सपेक्टिव है आपका, क्योंकि अक्सर स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ नंबर्स और लंबे चौड़े फॉर्मूलाज का एक बोरिंग सब्जेक्ट मान लिया जाता है। लोग सोचते हैं बस रट्टा मारना है। हाँ, फॉर्मूलाज का पहाड़ लगता है। एग्जैक्टली लेकिन अगर हम इन नंबर्स के पीछे का साइंस समझ लें तो हर फॉर्मूला एक टूल की तरह काम करता है। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम हर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चाहे वो मीडियन हो, मोड हो या वेरिएंस हो, इन सब के पीछे छुपे क्यों और कैसे को समझें। ताकि कुछ भी रटना ना पड़े, है ना? बिल्कुल। अगर हम ये समझ गए कि कोई फॉर्मूला क्यों बनाया गया है, तो फिर डेटा का कोई भी पहाड़ किसी को डरा नहीं सकता। तो चलिए इस टूल बॉक्स को खोलते हैं। स्लाइड 1 पर हमारी मास्टर क्लास की विषय सूची यानी टॉपिक्स दिए गए हैं। यहाँ टारगेट है 100% कॉन्सेप्ट कवरेज। हाँ, और इसमें 5 मेन टॉपिक्स हैं। सही कहा। मीडियन का रैप अप, मोड, रेंज, मीन डिविएशन एंड वेरिएंस, और आखिर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इसको एक एनालॉजी दूं, तो ये टॉपिक्स किसी डिटेक्टिव के टूल बॉक्स की तरह हैं। हर एक टूल डेटा के अलग-अलग रहस्य सुलझाने में मदद करता है। बहुत बढ़िया कंपैरिजन है। तो आगे बढ़ते हैं स्लाइड 2 पर, जहां मीडियन कैलकुलेशन का रैप अप दिया गया है। यहाँ इनकम यानी आय का एक टेबल है। राइट। और जहां तक मुझे समझ आ रहा है, स्टेप 1 में टोटल नंबर यानी N 64 दिया है और उसको आधा करके N2 निकाला गया है जो 32 आता है। बिल्कुल। मीडियन का मतलब ही होता है बिल्कुल बीच का पॉइंट। तो N2 करना सबसे लॉजिकल पहला स्टेप है। लेकिन इसके बाद एक फॉर्मूला सामने आता है। मीडियन इक्वल्स L1 प्लस N2 माइनस C डिवाइडेड बाय F, और इस पूरे को मल्टीप्लाई किया गया है I से। देखने में तो ये बड़ा डरावना फॉर्मूला लगता है। डरावना लगता है, पर इसका काम करने का तरीका बहुत दिलचस्प है। इस एग्जाम्पल में हमारा टारगेट उस 32nd इंसान तक पहुंचना है, क्योंकि वही बीच में खड़ा है। अच्छा। जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी आवृत्ति की टेबल देखते हैं, तो पता चलता है कि ये 32nd व्यक्ति 90 से 100 रुपए वाले इनकम क्लास में आता है। तो हमें हमारी मीडियन क्लास मिल गई। गॉट इट। तो फॉर्मूला में जो वैल्यूज हैं उनका क्या रोल है? मैं समझाती हूँ। L1 उस क्लास की लोअर लिमिट है जो यहाँ 90 है, F उसकी फ्रीक्वेंसी है जो 21 है, और I क्लास विड्थ है जो कि 10 है। यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक चीज पूछना चाहता था। फॉर्मूला के एक हिस्से में हम N2 माइनस C करते हैं। N2 तो 32 हो गया, लेकिन हम इस 32 में से C को क्यों हटा रहे हैं? मेरा मतलब है कि C तो हमारी क्लास से ठीक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना। इसके पीछे का असली लॉजिक क्या है? सर, C की वैल्यू 23 है। इसका सीधा सा मतलब है कि 90 रुपए तक की इनकम वाले टोटल 23 लोग एक लाइन में खड़े हैं। अच्छा, तो वो 23 लोग हमारे काम के नहीं हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि हमें 32वें व्यक्ति तक जाना है और शुरुआती 23 लोग काम के नहीं हैं। तो हम 32 में से उन 23 लोगों को हटा देते हैं, बचते हैं 9 लोग। ओह वाओ। तो ये N2 माइनस C हमें बस इतना बताता है कि अब हमें इस 90 से 100 वाले ग्रुप के अंदर सिर्फ 9 कदम और आगे जाना है। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, बस भीड़ को हटाकर उस एक व्यक्ति तक पहुंचने का रास्ता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। मतलब हम पूरी भीड़ को देख ही नहीं रहे, हम बस उस डिफरेंस को नाप रहे हैं जो हमें टारगेट तक ले जाएगा। और कैलकुलेशन में जब इन वैल्यूज को रखते हैं तो 90 की लिमिट से आगे जाने पर आंसर 94.29 आ जाता है। एग्जैक्टली। मीडियन हमें बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देता है।
चलिए, मीडियन से ये तो समझ आ गया कि बीच का इंसान कहाँ है, लेकिन अगर किसी को ये जानना हो कि भीड़ का सबसे बड़ा झुकाव किस तरफ है, यानी सबसे पॉपुलर ट्रेंड क्या है, वहाँ हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है स्लाइड 3 पर, जिसे हम बहुलक या मोड कहते हैं। हाँ, मोड का कॉन्सेप्ट। अगर अनग्रुप डेटा हो, जैसे सोर्स में एग्जाम्पल है 3, 4, 5, 5, 8, 9, 9, 9, 13, 15, इसे देखकर तो कोई भी बता देगा कि 9 सबसे ज्यादा बार आया है, 3 बार, तो मोड 9 हो गया। दिखा, वो जीत गया। ये बढ़िया एग्जाम्पल है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स का असली मजा तो तब आता है जब डेटा ग्रुप्ड हो। तब हमारे पास बस इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि किसी एक पूरे क्लास में सबसे ज्यादा भीड़ है, लेकिन उस क्लास के अंदर एग्जैक्ट मोड कहाँ छिपा है ये ढूंढना थोड़ा ट्रिकी होता है। और इस ट्रिक को सॉल्व करने के लिए स्लाइड 4 पर मोड फॉर्मूला फॉर ग्रुप्ड डेटा दिया गया है। फॉर्मूला है Z equals L1 plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2, और इस पूरे को I से मल्टीप्लाई करना है। सही पढ़ा आपने। सॉरस में एक एग्जाम टिप भी है कि हमेशा सीक्वेंस याद रखें। F0 पहले आता है, F1 करंट क्लास की फ्रीक्वेंसी है और F2 बाद वाली क्लास की। लेकिन मुझे फॉर्मूला के नीचे वाले पार्ट में एक डाउट है। ये डिनोमिनेटर में 2F1 minus F0 minus F2 क्यों है? क्या ये 2F1 सिर्फ कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए है? बिल्कुल नहीं, इसका एक बहुत ही खूबसूरत रीजन है। इसे ना एक टग ऑफ वॉर या रस्साकशी की तरह सोचिए। एक तराजू मान लीजिए, F1 हमारी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ है, पर उस क्लास के अंदर पॉइंट कहाँ होगा? अच्छा, तो मतलब आगे पीछे की क्लासेस का भी असर होता है। एग्जैक्टली अगर F1 के पहले वाली क्लास यानी F0 में ज्यादा लोग हैं तो हमारा मोड शुरुआत की तरफ खिसक जाएगा। अगर बाद वाली क्लास F2 में ज्यादा लोग हैं तो वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब अगल बगल के ग्रुप्स अपने अपने वेट से मोड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सही पकड़ा। और ये जो 2F1 है ना, इसका काम है करंट क्लास के वेट को डबल करना, ताकि उसकी तुलना उसके दोनों पड़ोसियों F0 और F2 के जॉइंट वेट से की जा सके। ये डिनोमिनेटर बेसिकली इसी खिंचाव को मेजर करता है। क्या बात है। अब स्लाइड 5 और 6 पर इसका एक कैलकुलेशन एग्जाम्पल भी दिया है। यहाँ 50 स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 14 है, जो 130 से 135 वाले ग्रुप में है। तो ये हमारी मॉडल क्लास बन गई है ना? हाँ, और यहाँ से हम अपनी वैल्यूज निकालते हैं। L1 बन गया 130, F1 है 14, उससे पहले F0 है 7 और बाद में F2 है 10। क्लास इंटरवल आए तो 5 है ही। और जब हम इस टग ऑफ वॉर वाले फॉर्मूला में ये सब रखते हैं तो हमें एक एक नंबर प्रॉपरली कैलकुलेट करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। मैथ्स खुद बता देता है कि मोड 130 से आगे जाकर 133.18 आएगा, क्योंकि F2 जो 10 है उसकी पावर F0 जो 7 है उससे थोड़ी ज़्यादा है। बिल्कुल सही। एक बार जब स्टूडेंट्स इस बैलेंस वाले लॉजिक को समझ लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस एग्जाम में बढ़ जाता है। फिर वो सिर्फ ब्लाइंडली नंबर्स नहीं फिल करते। सही बात है। फिर स्लाइड 7 पर मोड कैलकुलेशन का एक और एग्जाम्पल है। यहाँ साइज और फ्रीक्वेंसी की एक और टेबल है। इसमें 50 से 70 वाला मॉडल ग्रुप लिया गया है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा यानी 30 है। इस एग्जाम्पल को थोड़ा स्पीड में सिखाने का पर्पस यही है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस हो कि इस फॉर्मूले को तेजी से कैसे अप्लाई करना है। कैलकुलेशन करके इसका फाइनल आंसर 58.89 आता है। तो सेंटर की बात तो बहुत हो गई। अब स्लाइड 8 पर चलते हैं। यहाँ रेंज यानी परास का टॉपिक स्टार्ट होता है। ये बहुत ही सिंपल लगता है। रेंज मतलब सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के बीच का डिफरेंस। R equals H minus L। हाँ, एकदम बेसिक। स्लाइड में 2 एग्जाम्पल्स हैं। पहले में 15 - 3 करके 12 आया और दूसरे में 130 - 10 करके 120 आता है। रेंज हमें सीधे शब्दों में बताती है कि हमारा डेटा कितने दूर तक फैला हुआ है। लेकिन अब स्लाइड 9 पर आते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाता है। ये इसका फॉर्मूला है H - L डिवाइडेड बाय H + L। और वर्किंग में दोनों एग्जाम्पल्स का कोफिशिएंट निकालकर 0.857 और 0.80 दिखाया गया है। मैं सोच रहा था हम सिर्फ रेंज से काम क्यों नहीं चला सकते? ये कोफिशिएंट निकालने की झंझट क्यों? ये बहुत वैलिड डाउट है। इसको ऐसे समझिए, अब अगर किसी स्टडी में एक तरफ हम चींटियों की लंबाई मिलीमीटर्स में नाप रहे हैं और दूसरी तरफ हाथियों का वजन किलोग्राम्स में नाप रहे हैं, अब दोनों की सिर्फ रेंज निकाल ली तो क्या आप उनको कंपेयर कर पाएंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। मिलीमीटर की कंपैरिजन केजी से थोड़ी हो सकती है। स्केल ही अलग है। बस यही पॉइंट है और यहीं पर कोएफिशिएंट काम आता है।
जब हम h माइनस एल को h प्लस एल से डिवाइड करते हैं तो यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये डेटा को 0 से लेकर 1 के एक स्टैंडर्ड स्केल पर ले आता है। अच्छा, तो अब हम अलग-अलग यूनिट्स वाले डेटा का स्प्रेड भी कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो एक नया डायमेंशन मिल गया। पर स्लाइड 10 पर एक वीआईपी पॉइंट है जिसे एग्जाम ट्रैप बोला गया है। ये रेंज फॉर ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहा है। ये क्या ट्रैप है? देखिए, ये वो जगह है जहां एग्जाम्स में मैक्सिमम गलतियां होती हैं। जब टेबल में साइज और फ्रीक्वेंसी दोनों दिए होते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो फ्रीक्वेंसी नंबर्स देखकर बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी फ्रीक्वेंसी घटा देते हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी के नंबर सामने दिखते हैं तो ध्यान उधर ही जाता है। हाँ, लेकिन ये ठीक नहीं है। फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ ये बताती है कि कोई नंबर कितनी बार आया। रेंज हमेशा डेटा के साइज की निकाली जाती है। तो इस स्लाइड के एग्जाम्पल में हम फ्रीक्वेंसी को कंप्लीटली इग्नोर करना है और साइज का हाईएस्ट 35 और लोएस्ट 10 लेना है, जिससे रेंज 25 आती है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 0.56 आता है। ये तो सच्ची में ट्रैप था। अगर कोई ध्यान ना दे तो मार्क्स गए। सही बात है। और स्लाइड 11 में कंटिन्यूअस सीरीज का रेंज समझाया गया है। यहाँ पहले इंटरवल की लोअर लिमिट जो कि 10 है और आखिरी इंटरवल की अपर लिमिट जो कि 70 है, उनका यूज किया जाता है। कैलकुलेशन करके रेंज 60 और कोएफिशिएंट 0.75 आता है। रेंज से डेटा कितना फैला है ये समझ आ गया, लेकिन अब तक हमने मीन, मीडियन और मोड अलग अलग पढ़ा। स्लाइड 12 एक वीवीआईपी एम्पिरिकल रिलेशन इंट्रोड्यूस करती है, जिसके मुताबिक मोड इक्वल्स 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हाँ, ये बड़ा स्पेसिफिक फॉर्मूला है। ये स्टैटिस्टिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस में से एक है। एक आइडियल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड एक ही पॉइंट पर होते हैं। हाँ। पर जब डेटा थोड़ा सा भी स्क्यूड या अनबैलेंस्ड होता है तो ये तीनों एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और ये फॉर्मूला उसी रिलेशन को बैलेंस करता है। स्लाइड पर एक एग्जाम एप्लीकेशन क्वेश्चन भी है। सवाल है, अगर मोड और मीडियन का डिफरेंस 2 है तो मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा? इसको सीधा अलजेब्रा यूज करके सॉल्व किया गया है। मोड माइनस मीडियन इक्वल्स 2 को इक्वेशन में बदलकर फाइनल आंसर 1 निकाला है। हाँ, और ये रटने वाला फॉर्मूला नहीं है, ये एक मैथमेटिकल इक्विलिब्रियम है। अब स्लाइड 13 की बात करते हैं। मीन डिविएशन यानी मध्य विचलन, मतलब अपने मीन पॉइंट से बाकी डेटा कितना डाइवर्ट हो रहा है, राइट? बिल्कुल। इसे निकालने के 3 स्टेप्स हैं। पहले हम नंबर्स का मीन निकालते हैं। उसके बाद हर नंबर अपने मीन से कितनी दूर है ये डिविएशन चेक करते हैं और फिर उन सब का एवरेज लेते हैं। स्लाइड में स्टेप 1 में मीन 8 निकाला गया है, फिर डिविएशंस देखे गए और उन सब को ऐड करके 30 आया। लास्ट में 30/10 करके मीन डिविएशन 3 निकाल दिया। ये आप कैसे समझाएंगी आसान भाषा में? इसे ऐसे सोचिए जैसे एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स की फिक्स्ड सीट्स हैं। ये सीट उनका मीन है। अब क्लास खत्म होने पर देखा गया कि कोई स्टूडेंट अपनी सीट से 2 डेस्क आगे चला गया, कोई 3 डेस्क पीछे। हम बस ये मेजर कर रहे हैं कि ऑन एवरेज सारे स्टूडेंट्स अपनी फिक्स्ड सीट से कितनी दूर खड़े हैं। ओह, कितना ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। और यहाँ हम नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं देख रहे, बस एब्सोल्यूट डिस्टेंस देख रहे हैं कि कितनी दूरी है। एग्जैक्टली। अब स्लाइड 14 और 15 पर फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र है। यहाँ क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 और बताया गया है कि कच्चे डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे सेट किया जाता है। हाँ, रॉ डेटा बेसिकली एक क्योस होता है। जब हम उसे 150, 155 या 155, 160 जैसे क्लास इंटरवल्स में डिवाइड करके टेबल में सजाते हैं तो वो ऑर्डरली बन जाता है। मतलब हम भीड़ को लाइन में लगा रहे हैं। हाँ। और स्लाइड 16 पर इसी डेटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के रूप में दिखाया गया है। इसमें हिस्टोग्राम्स के टॉप के मिड पॉइंट्स को जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि टेबल से भी एक कदम आगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक ग्राफ पर लाइन देखते ही हमारी आंखें तुरंत बता देती हैं कि डेटा में कहाँ बूम आया और कहाँ ड्रॉप हुआ। पैटर्न समझना आसान हो जाता है। पैटर्न समझने की इस कड़ी में स्लाइड 17 एक बहुत ही एडवांस्ड लेवल टूल लेकर आती है, वेरिएंस यानी विचरण। ये मेजर करता है कि डेटा अपने मीन से कितना दूर फैला है। इसका फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स सम ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय n दिया है।
और दो ग्राफ्स हैं लो वेरिएंस और हाई वेरिएंस के। लो वेरिएंस तब होता है जब सारे पॉइंट्स मीन के बहुत पास होते हैं और हाई वेरिएंस में डेटा दूर दूर फैला होता है। यहाँ मेरे दिमाग में एक डाउट आता है जो मुझे मीन डिविएशन के टाइम पे भी आया था। हम यहाँ फॉर्मूला में दूरियों का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंसेस को जोड़ क्यों नहीं देते? ये सवाल बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिना स्क्वायर किए दूरियों को जोड़ें तो डेटा पॉइंट्स जो मीन से कम है उनका वैल्यू नेगेटिव आएगा और जो ज़्यादा है उनका पॉजिटिव। तो अगर उन सबको ब्लाइंडली ऐड कर दिया तो वो प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। टोटल हमेशा 0 आएगा। ओहो, ऐसा लगेगा कि कोई डिविएशन है ही नहीं, जबकि डेटा बहुत ज्यादा फैला हुआ हो सकता है। सही। तो स्क्वायर करने से नेगेटिव वैल्यूज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती हैं। प्लस एक और बड़ा फायदा है, जब हम स्क्वायर करते हैं तो जो डेटा पॉइंट्स मीन से बहुत ज्यादा दूर है, आउटलायर्स, उनका इम्पैक्ट मैग्नीफाई हो जाता है। अच्छा, तो 5 कदम दूर वाले का स्क्वायर 25 होगा, जो वेरिएंस को तेजी से बढ़ाएगा। वेरिएंस दूर वालों पर थोड़ा ज्यादा फोकस करता है। बिल्कुल सही। ये उन आउटलायर्स को पीनलाइज करता है एक तरह से। और इसके बाद आती है स्लाइड 18, जिस पर सबसे बड़ी एग्जाम ट्रिक लिखी है, पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल वेरिएंस। अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालना हो तो n से डिवाइड करते हैं, पर अगर सैंपल हो तो डिनोमिनेटर में n-1 होता है। ये -1 क्यों करना पड़ता है? इसे स्टैटिस्टिक्स में बेसल्स करेक्शन कहते हैं। जब हम पूरी पॉपुलेशन की जगह सिर्फ एक छोटा सैंपल लेते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो सैंपल ट्रू पॉपुलेशन के वेरिएंस को अंडर एस्टिमेट करेगा। क्योंकि सैंपल्स मोस्टली मिडिल वाले डेटा पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक्सट्रीम्स मिस हो जाते हैं। तो जब हम डिनोमिनेटर को n से हटाकर थोड़ा छोटा करके n-1 कर देते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट बड़ा हो जाता है। हाँ, ये एक जानबूझकर किया गया एडजस्टमेंट है ताकि हमारा सैंपल वेरिएंस एक्चुअली पूरी पॉपुलेशन के वेरिएंस का एक ट्रू एस्टिमेट दे सके, एरर का मार्जिन कम करने के लिए। क्या बात है, मतलब हर एक सिंबल और साइन के पीछे पूरा एक रीजन है। स्लाइड 19 पर एक रैपिड फायर रिवीजन डैशबोर्ड है, जहां चारों मेन फॉर्मूलाज एक साथ रिवाइज किए गए हैं। और फिर स्लाइड 20 पर प्रैक्टिस टाइम है। तो मैं सवाल पूछता हूं, देखते हैं कितनी जल्दी सॉल्व होता है। बिल्कुल, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 1, 2, 4, 4, 4, 6, 8, 8 का मोड क्या है? बिना सोचे 4 है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा 3 बार आया है। करेक्ट। क्वेश्चन 2, अगर लार्जेस्ट वैल्यू 50 और स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 हो तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा? पहले न्यूमरेटर 50 - 10 यानी 40, डिनोमिनेटर 50 + 10 यानी 60। तो 40 डिवाइडेड बाय 60 होगा 0.66। परफेक्ट कैलकुलेशन। और तीसरा सवाल, मीन, मीडियन और मोड का एम्पिरिकल रिलेशन क्या था? मोड इक्वल्स 3 मीडियन - 2 मीन। VIP रिलेशन है ये। बहुत बढ़िया। इसके साथ हमारी पीपीटी स्लाइड्स का पूरा सफर कंप्लीट होता है।